हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग कैसे करें इस टॉपिक पर मैं डिस्कस करूंगा। पिछले कुछ दिनों से मैं व्यस्त था, इसी कारण मैं यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब चूंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुकी है, मेंस एग्जामिनेशन दिसंबर में संभावित है, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग कैसे करें इस टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा कि हमारी आंसर राइटिंग को लेकर क्या स्ट्रेटजी है, मैं किस प्रकार से आंसर राइटिंग में आपके लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर और इस यूट्यूब चैनल पर फ्री मॉडल आंसर डिस्कशन प्रारंभ किया जा रहा है। प्रतिदिन आपको एक एक प्रश्न दिए जाएंगे, आपको उसका उत्तर लिखना है और प्रतिदिन इवनिंग को मैं शाम को मॉडल आंसर को मैं डिस्कस करूंगा। उसके जरिए आप अपने आंसर का स्वमूल्यांकन कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में स्ट्रेटजी मैं अंतिम में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ कि मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन कैसे करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले नोटिस है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे आईएसपीसी सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप सभी जुड़ जाएं। देखिए, अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य परीक्षा की जो मेंस आंसर राइटिंग के लिए सबसे जो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं वह होता है स्पीड, राइटिंग और कंटेंट। अगर ये 3 चीज आपके पास अवेलेबल हैं, ये तीनों चीजों में आप पूरी तरीके से कैपेबल हैं, तो मेंस में आप काफी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों चीजों पर आपको फोकस करना होगा। पहला है स्पीड। अब चूंकि शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा रहा है बीपीएससी में, तो आपकी राइटिंग की जो स्पीड है वह स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो चरण होगा मेंस आंसर राइटिंग का या मेंस क्वालिफाई करने का, जो सबसे प्राइमरी स्टेज होगा, वह आपकी स्पीड किस प्रकार की आंसर राइटिंग की उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो आप स्पीड बढ़ाने पर फोकस करें। दूसरा है राइटिंग। राइटिंग इस तरीके का होना चाहिए कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हो वह पूरी तरीके से समझ सकें कि आपके शब्द में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि राइटिंग पूरी क्लियर होनी चाहिए। यह नहीं है कि पूरी सुंदर होनी चाहिए तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण की पॉइंट्स है मेंस आंसर का, वह है कंटेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, आप स्पीड और राइटिंग को तो मैनेज कर सकते हैं, आप स्पीड और राइटिंग पे काबू कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट जो है वह डिपेंड करेगी कि आपकी आंसर की क्वालिटी किस प्रकार की है और आपके मार्क्स किस प्रकार के मिल सकते हैं। और कंटेंट पर ही सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। ठीक है, अगर अच्छे कंटेंट को आप फॉलो करेंगे रेगुलर तरीके पे, तो लिखने की जो कैपेसिटी है वह आपकी स्ट्रांग होगी और इसके जरिए मार्क्स भी आप इफेक्टिव तरीके से एग्जामिनेशन में प्राप्त कर पाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों पर आप फोकस करिए। सबसे प्रायोरिटी जो होती है मेंस आंसर राइटिंग की, ये तीनों चीज़ होती है। ठीक है, अब थोड़ा देखिए, समझिए कि उत्तर लिखने का तरीका क्या है। मैं 1-2 ग्राफिक्स के जरिए आपको डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं अपने स्ट्रेटजी को कि किस प्रकार से मैं टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब के जरिए मैं मॉडल आंसर आगामी कुछ दिनों तक मैं लगातार डिस्कस करूंगा। देखिए, उत्तर लिखने का जो सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर लिखना हो तो सबसे पहले प्रश्न को 3-4 बार आप अच्छे से पढ़िए। 3 से 4 बार अगर आप लगातार प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न में की पॉइंट्स खुद ब खुद उभर कर सामने आ जाएंगे और पढ़ने के बाद आप पूरी तरीके से समझने में सक्षम हो पाएंगे कि प्रश्न में किन बिंदुओं पर हमें फोकस करना है। ठीक है, और साथ ही की पॉइंट्स को आप छाटे प्रश्न में। ठीक है, मैं अंतिम में 1-2 प्रश्न को भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ ताकि किस प्रकार से की पॉइंट्स को छाटना है वो आप समझ सकें। ठीक है, क्योंकि की पॉइंट्स को आप छाटेंगे, छाटना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उसी की पॉइंट्स के इर्द गिर्द आपका आंसर होगा। ठीक है, तथा प्रश्न को पढ़ने के बाद इस बात को समझने का प्रयास करें कि प्रश्न में किन पहलुओं पर फोकस किया गया है और उन्हीं पहलुओं पर आपको आंसर में भी फोकस करना है। ठीक है, जब आप प्रश्न का उत्तर लिखना प्रारंभ करें तो हमेशा याद रखें कि आपकी भूमिका या इंट्रोडक्शन जो होनी चाहिए वह हमेशा संक्षिप्त इंट्रोडक्शन आपकी होनी चाहिए। संक्षिप्त इंट्रोडक्शन का मतलब, अगर आप जीएस का आंसर लिख रहे हैं तो जीएस का आंसर मुश्किल से 2 से 3 सेंटेंस में होनी चाहिए। 2 से 3 लाइन, 2 से 3 सेंटेंस आप लिखिए। ठीक है, करंट का लिख रहे हैं तो भी आप 2 से 3 सेंटेंस लिखिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैक्सिमम 4 सेंटेंस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत लिखिए। भूमिका हमेशा संक्षिप्त रूप में आपका लिखा होना चाहिए। ठीक है,
इसके बाद भूमिका के बाद जो चरण होता है वह होता है मेन बॉडी पार्ट जो होता है आंसर का। तो उत्तर के मेन बॉडी पार्ट में आप अधिक से अधिक चार्ट का यूज करें, अधिक से अधिक डायग्राम का यूज करें, अधिक से अधिक टेबल का यूज करें और ग्राफिक्स का यूज करिए, तभी जाकर आपको बेहतर अंक प्राप्त हो पाएंगे। अब प्रश्न है कि आखिर ये सारे जो है चार्ट, डायग्राम, टेबल, ग्राफिक्स कहां से आपको प्राप्त होंगे? तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ISPCS सेंटर पर, वहां पर लगातार आपको इस तरीके के कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा जो मैं मॉडल आंसर पर डे मैं यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, तो वहां जो मैं मॉडल आंसर डिस्कस करूंगा वहां पर भी कई सारे लगातार आप मॉडल आंसर में देखेंगे, या पहले भी आपने देखा होगा कि डायग्राम और ग्राफिक्स, टेबल आदि का भरपूर प्रयोग किया हुआ रहता है। ठीक है, तो वहां से भी आपको मदद मिल पाएगी। इसके अलावा जो भी आप, अगर आप न्यूज़पेपर पर डे फॉलो कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर में भी कभी कभी आपको ग्राफिक्स मिल जाती है, उसकी आप कटिंग करके अपने फाइल में उसे रख लें। मेंस का जो नोट्स बनाए हैं उसमें आप स्टेपल कर लें। इसके अलावा अगर आप मान लेते हैं कि दृष्टि का वेबसाइट फॉलो कर रहे हैं या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का वेबसाइट फॉलो कर रहे हैं, वहां से भी आपको कंटेंट मिल सकती है, उसे आप प्रिंट निकालकर आप नोट्स में स्टेपल कर लें। ठीक है, इसके अलावा आप योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन, कुरुक्षेत्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है योजना मैगजीन, योजना पत्रिका भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कई सारे ग्राफिक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो इसका भी महत्वपूर्ण जो है वह नोट्स में आप स्टेबल कर सकते हैं यहाँ से कटिंग करके। ठीक है, इसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसे लगातार भेजते रहूँगा ताकि कोई दिक्कत, कंटेंट के स्तर पर आपको कोई दिक्कत ना हो मुख्य परीक्षा के दौरान। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर में यूज़ करना है। देखिए मैं एक दो आंसर, ये मेरा अभी 67वीं का जो मेंस एग्जामिनेशन का कॉपी बीपीएससी के द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, उसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं साक्षात्कार के कारण कुछ दिन बिजी हो गया था, इसी कारण मैं यूट्यूब चैनल पर लंबे समय से मैं वीडियो को डिस्कस नहीं कर रहा था, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। लेकिन अब मैं कंटिन्यू अवेलेबल रहूँगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। देखिए यह भारत और बिहार की आर्थिकी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत 67वीं में, जीएस पेपर 2 सेक्शन 2। ठीक है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक सेक्शन के अंतर्गत। तो हमने जो ग्राफिक्स का यूज किया था, देखिए जैसे कोविड के काल में भारत का क्या रहा है विकास दर, तो कोविड के काल में भारत का विकास दर, यहाँ पर प्रश्न था भारत और बिहार की आर्थिक स्थिति की तुलना करना, इस टाइप का कुछ प्रश्न था। ठीक है, तो हमने भारत का ग्रोथ रेट क्या रहा है -7.5 कोविड काल के दौरान भारत और बिहार के विकास दर की तुलना की गई है। तो भारत का विकास दर कोविड के कारण -7.5 था, तो इस ग्राफ के जरिए नीचे करके इसे दर्शा दिया, और बिहार का ग्रोथ रेट था +2.5, तो इसे ऊपर की ओर दर्शाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफिक्स का यूज करिए। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 22-23 का तुलना किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो भारत का ग्रोथ रेट 7.7% और बिहार का 9.7%। तो इस तरीके का यहाँ पे ग्राफिक्स आपको आंसर में यूज करना होगा। ठीक है, मैं समयांतराल पर आप सभी को मैं लगातार बताता रहूंगा और मॉडल आंसर में भी मैं डिस्कस करूंगा इस तरह के ग्राफिक्स को, तो आपकी धीरे धीरे जो चीजें हैं वह समझ में आने लगेगी। ठीक है, इसके अलावा ये तो ग्राफिक्स का हमने यहाँ पर दिखा दिया, बता दिया। अब जैसे देखिए एक क्वाड से संबंधित करेंट अफेयर में पूछा गया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वर्ल्ड का मैप बना दिया था, चूंकि क्वाड में 4 कंट्री हैं। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन भी हमारा कितना शॉर्ट है, इंट्रोडक्शन क्वाड से संबंधित था, कितना हमने संक्षिप्त रूप में इंट्रोडक्शन लिखा है यहाँ पर। इसे यहाँ पर आप एक और समझिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र लंबे समय से विभिन्न महाशक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। क्वाड का गठन इसी का परिणाम है। कितने सेंटेंस हुए? 2 सेंटेंस हुए। ठीक है, तो इफेक्टिव आंसर जो होगा 2 से 3 सेंटेंस में आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तब क्वाड यहाँ पे पूछा गया था, तो देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र हमने यहाँ पर ये दर्शा दिया है, हिंद महासागर का बेल्ट है, सारे प्रशांत महासागर का बेल्ट है। ठीक है, यहाँ पे जापान है, भारत है, या ऑस्ट्रेलिया है, या अमेरिका है, यही 4 देश है ना क्वाड में। तो इन चारों कंट्री को हमने यहाँ पर वर्ल्ड मैप के जरिए दर्शाने का प्रयास किया है। तो इस तरीके का अगर आप इनोवेशन के जरिए कुछ इनोवेटिव आइडियाज को आप आंसर में शामिल करते हैं, ग्राफिक्स का यूज करते हैं, टेबल का यूज करते हैं, डायग्राम कुछ भी आप यूज करते हैं, तो इस आपका आंसर जो है वह पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा एग्जामिनर को। ठीक है, तो और वे रुचि लेकर अगर आपका आंसर पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके मार्क्स जो है अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के मैं लगातार डिस्कस करूंगा, तो उस समय आप लोगों को धीरे धीरे चीजें हैं समझ में आने लगेगी। ठीक है,
प्रश्न को पढ़कर कैसे आप की पॉइंट्स को छाटें, इसके लिए आइए 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र हम लोग देखते हैं। एक दो प्रश्न को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यह 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। यह क्वेश्चन पेपर जो है वह करेंट अफेयर जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 के अंतर्गत करेंट अफेयर पूछा जाता है, उसका प्रश्न देखिए। 38 मार्क्स का प्रश्न है, भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा क्या है। यानी कि हाल ही में यूजीसी के द्वारा एक मसौदा जारी किया गया है। उस मसौदे के अंतर्गत विदेशी विश्वविद्यालय जो हैं वे भारत में अपना कैंपस स्थापित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय, आपने पढ़ा होगा प्रीलिम्स के लिए, ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात के किसी विश्वविद्यालय में अपना कैंपस स्थापित किया है। तो ये किस आधार पर, तो यूजीसी के द्वारा मसौदा जारी किया गया है, उसी आधार पर, ठीक है। तो वह मसौदा क्या है आपको यहाँ पर बताना है। आप भारत में उच्च शिक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं। यानी कि अगर विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस स्थापित कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप किस प्रकार की कल्पना कर सकते हैं कि उसका किस प्रकार से यहाँ की उच्च शिक्षण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, वही आपको कल्पना के आधार पर आंसर देना है। क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तक होगा, यानी कि डू यू थिंक इट विल बी अ गेम चेंजर, यानी कि क्या आपको लगता है कि यह उच्च शिक्षण संस्थान में बड़े स्तर पर बदलाव लाने में सक्षम होगा। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। आपको लगता है कि हाँ, अगर विदेशी विश्वविद्यालय अपना कैंपस भारत के किसी विश्वविद्यालय में स्थापित करते हैं तो यह अगर भारतीय शिक्षण व्यवस्था में क्रांतिकारी कदम होगा, अगर आप मानते हैं कि हाँ होगा, तो आप इसके पक्ष में तर्क दीजिए कि कैसे आप क्यों कह सकते हैं इस बात को। अगर आप नहीं मानते हैं तो भी आप तर्क दीजिए कि आपको क्यों ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। तो यह प्रश्न जो है काफ़ी संक्षिप्त है, मतलब काफ़ी आसान प्रश्न है। 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसे प्रश्न का उत्तर आप तभी लिख पाएंगे जब पर डे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है। किस प्रकार का आपका सोर्स होना चाहिए मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो जो हमारी स्ट्रेटजी होगी उसी में मैं आपको बता दूंगा कि आपकी सोर्स जो होनी चाहिए, कहाँ से किस प्रकार से आपको अध्ययन करनी है, ठीक है। एक यहाँ पर हमने डिस्कस किया। चलिए एक और प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। करेंट अफेयर का प्रश्न है, आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा आलोचना का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बुनियादी ढांचे का जो सिद्धांत है, जिसे क्या कहा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया था, उसकी आलोचना हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा की गई है। इसी तर्क को आपको आलोचनात्मक तरीके से बताना है। यह जनवरी में न्यूज़ में था, इसीलिए यह प्रश्न पूछा गया, ठीक है। क्या आप यह समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है सर्वोच्च न्यायालय ने और उसकी आलोचना की है उपराष्ट्रपति, जो कि कार्यपालिका का हिस्सा है। तो क्या आपको लगता है कि यह इस मुद्दे के कारण कार्यपालिका और न्यायपालिका में आने वाले समय में टकराव का मुद्दा बनेगा? तर्क दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ बनेगा तो आप तर्क दीजिए कि क्यों, और आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा तो आप तर्क दीजिए कि आपको ऐसा क्यों नहीं लगता, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तर लिखने से पहले आपको 3 से 4 बार आप प्रश्न को पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या डिमांड है। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन लगातार आप कंटिन्यू करें, क्योंकि जितना आप मेंस आंसर राइटिंग से दूर भागेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके लिए परेशानी का सबब यह बनता चला जाएगा। और एक न एक दिन आपको प्रैक्टिस करना ही है अगर आप बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसके लिए आप लगातार कोशिश करें। समय आपका स्टार्टिंग हो सकता है कि 3 से 4 घंटे आपको एक एक प्रश्न का उत्तर तैयार करने में लगे, बिल्कुल लगेगा। स्टार्टिंग टाइम में आपको समय लगेंगे, सीखने में समय लगता ही है, लेकिन धीरे धीरे जब आप आंसर लिखना सीख जाएंगे तो बाद में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान साबित होगा, ठीक है। तो यह 2 प्रश्न हमने यहाँ पर समझा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हमारी क्या प्लानिंग है एस्पायरेंट्स के लिए जो 69th बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हों। इसके अलावा
हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी आप सबको बताया था कि अगर आप 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों, 69वीं में हो सकता है कि मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे हों, लेकिन अगर आप 17वीं की तैयारी कर रहे हों तो भी अभी से आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए, क्योंकि अब बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर आप मेंस की अच्छे से तैयारी किए हुए हैं तो कई प्रश्न आप वहां आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब फैक्चुअल प्रश्न जो है वह बहुत कम पूछे जा रहे हैं। 2 4 10 प्रश्न 20 प्रश्न ऐसे हैं जो फैक्चुअल है। ठीक है, तो आप अभी मेंस की आराम से तैयारी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए, आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि यही समय होता है, फिर प्रीलिम्स के बाद आपके पास समय नहीं होता कि आप बैठकर मेंस की तैयारी करेंगे। 2 महीने के अंदर आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाती है मेंस की प्रीलिम्स के बाद। ठीक है, तो आप 17वीं और 69वीं इन दोनों ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं वे सभी इस आंसर राइटिंग को डेली फॉलो करें। हमारा जो रूटीन होगा उसके अनुसार आप काम करेंगे। किस प्रकार से रूटीन होगा उसे देखिए। सबसे पहले यह तो निःशुल्क उत्तर लेखन कार्यक्रम होगा, क्योंकि आपकी कॉपी यहाँ पर चेक नहीं की जाएगी। जो प्रश्न जो है इसका शेड्यूल आगे देख लेते हैं सबसे पहले, फिर बताएंगे कैसे आप स्व मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ISPCS सेंटर से जुड़ जाएं। देखिए हमारा जो मेन शेड्यूल है वह क्या करेंगे, शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रतिदिन आपको एक सप्ताह का हर संडे को या फिर जो भी अच्छा जैसे मान लेते हैं कि कल से हम लोग आंसर राइटिंग शुरू करने के लिए हमने टेलीग्राम पर आपको बताया था, तो आज देर रात तक यानी कि आज 11 अक्टूबर है, तो आज आपको आगामी एक सप्ताह का शेड्यूल जो है 1 वीक का शेड्यूल आपको ग्रुप में या फिर यूट्यूब के जरिए आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आप अपडेट रहें हमेशा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से। 1 वीक का सब शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा। इसमें जीएस पेपर 1 में कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, जीएस पेपर 2 में कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, इस तरह से आपको बता दिया जाएगा। और उस टॉपिक को प्रतिदिन एक एक टॉपिक आप कंप्लीट करते जाइए, एक एक टॉपिक आप पढ़ते जाइए, और उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपको प्रतिदिन मॉर्निंग में हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल कि टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाए। ठीक है, और आप उस टॉपिक को मॉर्निंग में प्रश्न दे दिया जाएगा। पूरे दिन में आप कभी भी समय मिले तो उस टॉपिक को 2-3 बुक से अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑनलाइन कंटेंट मिलता है तो आप उसे सर्च करके पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो प्रश्न दिया जाएगा मॉर्निंग में, आप उस प्रश्न को फ्रेमिंग तैयार करिए, उस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद प्रतिदिन शाम को सुबह जो प्रश्न दिए जाएंगे उसी प्रश्न को जो आप लिखेंगे और उसी प्रश्न का मॉडल आंसर मैं शाम तक अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करूंगा। आप अपने उत्तर से मेरे उत्तर मिलाने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि कौन से जो पॉइंट है वो आप एक्स्ट्रा अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं, किस प्रकार से ग्राफिक्स को आप ऐड कर सकते हैं। खुद ब खुद आपको मूल्यांकन करना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे आंसर राइटिंग चलाने लगें तो पर डे लगभग 100 आंसर हमें प्राप्त होंगे, जो कि कॉपी चेक करने काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। और यह संभव नहीं है कि प्रतिदिन 100-200 कॉपी को चेक किया जा सके। ठीक है, तो जो मॉडल आंसर डिस्कस किए जाएंगे उस मॉडल आंसर को आपके उत्तर से मैच करिए, आप अपने उत्तर से, फिर धीरे धीरे जो है वह आपका जो आंसर है वह इनरीच होता चला जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड स्टार्टिंग में नहीं कराई जाएगी, क्योंकि अगर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी तो आप डायरेक्ट उसका प्रिंट आउट करके आप नोट्स रख लेंगे। ठीक है, आप लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे। आप कोशिश करें कि जो मॉडल आंसर डिस्कस किया जाता है उस मॉडल आंसर में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो वो उसे आप अपने नोट्स में अपडेट कर लें, और वही आपका जो आंसर होगा वही आपका मॉडल आंसर और आपका नोट्स हो जाएगा उस टॉपिक का, उस प्रश्न का। ठीक है, तो आप लोग ऐसे प्रतिदिन हमसे जुड़ने की कोशिश करें। देखिए संक्षिप्त रूप में जो हमने बताया उसे जो यहाँ लिखा हुआ है मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले 1 वीक का शेड्यूल आप सभी को दे दिया जाएगा। शेड्यूल के अनुसार प्रतिदिन सुबह उस टॉपिक पर प्रश्न आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और यूट्यूब पर भी कम्युनिटी में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप सभी दिन में उस टॉपिक को पढ़ें, तत्पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखें। प्रतिदिन शाम को उस प्रश्न का मॉडल आंसर यूट्यूब चैनल ISPCS सेंटर पर डिस्कस कर दिया जाएगा और उस प्रश्न के मॉडल आंसर से आप अपने लिखे गए उत्तर की जांच करें, मूल्यांकन करें, और जो भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं आप अपने नोट्स में उसे अपडेट करते चले जाएं। इस प्रकार का हमारा यह आंसर राइटिंग को लेकर स्ट्रेटजी है। बीच बीच में मैं आप सबसे किस प्रकार से आंसर को और इनरिच करना है, कुछ महत्वपूर्ण ग्राफिक्स होंगे, किसी टॉपिक में महत्वपूर्ण नोट्स होंगे, तो उन सभी टॉपिक और नोट्स को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करूँगा। क्योंकि हमारी कोशिश है कि अगर आप मेंस की भरपूर तैयारी कर लेते हैं तो प्रीलिम्स में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रीलिम्स के फिर
ठीक 2 महीने पहले आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड आप तैयारी करिए। अभी आप फुली टाइम आप मेंस की प्रिपरेशन के लिए दीजिए। 69वीं के अभ्यर्थी हैं तो स्वाभाविक है कि आप 69वीं मेंस अगर देने जा रहे हैं तो आप 100% मेंस पे देंगे। 70वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी आप अभी 100% जो है वह मेंस की तैयारी में अपना समय दें, ठीक है। तो इस तरह से आपके प्रीलिम्स में भी दिक्कत नहीं होगी और मेंस का जो बहुत बड़ा सेक्शन है वह आपके प्रीलिम्स के पहले ही खत्म हो चुका होगा। अब रही बात एसे को लेकर, यह तो जीएस का हो गया। एसे को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण एसे का जो टॉपिक्स होंगे उसे मैं एसे लिखकर मैं डिस्कस करूंगा और आप सबको प्रोवाइड भी करूंगा कि इस प्रकार से एसे लिखना है और टॉपिक भी आपको दिया जाएगा, आप स्वयं भी एसे लिखने का प्रयास करें। एसे का हो सकता है कि कुछ टॉपिक जो होंगे उसके मैं आंसर आप सबसे अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे मंगाऊंगा ताकि आप सभी के आंसर को चेक किया जा सके, ठीक है। तो इसी प्रकार की हमारी स्ट्रेटजी होगी। आगामी कुछ दिनों तक लगातार हम इसी प्रकार के स्ट्रेटजी पर काम करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आप सभी को 69वीं और 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आप सभी को तैयार कराया जा सके। जो 69वीं के अभ्यर्थी हैं वो खूब मेहनत करें, लगातार लगे रहें, मेंस से अपडेट रहें। जो भी मेंस का कंटेंट दिया जाएगा टेलीग्राम पे दिया जा रहा है, यूट्यूब पे दिए जा रहे हैं, उससे आप अपडेट रखें और दमदार तैयारी करिए। और 70वीं के अभ्यर्थी लंबे समय उनको समय मिल रहा है तैयारी का, तो आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयारी हो सकती है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। कोशिश करता हूँ कि शाम तक या फिर कल मॉर्निंग में आप सभी को शेड्यूल आगामी 1 सप्ताह का टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाए। आप अधिक से अधिक इस यूट्यूब चैनल के लिंक को, इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमारे इस यूट्यूब चैनल आईएसपीसी सेंटर से जुड़ सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।